नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 16 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था 2 दिन के ब्रेक के बाद। और प्रथम शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। प्रथम शिफ्ट के एग्जाम में मैथ के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ। दोस्तों इससे पहले जीके और हिंदी वाली एनालिसिस का वीडियो हमने आप तक पहुंचा दिया है, आशा करते हैं कि आप देखे होंगे। अगर आपको आने वाले समय में एग्जाम देना है तो एनालिसिस जरूर देखिए, खास करके जीके जीएस वाली, क्योंकि मैथ सबकी कमज़ोर नहीं होती और मैथ का लो लेवल जो है कुछ खास नहीं आ रहा है। तो जिसका मैथ ठीक ठाक है उसे मैथ देखने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं अपने व्यू के लिए ये नहीं बताऊंगा आपको देखना ही देखना है। अगर आपका मैथ सही है तो मत देखिए, आप उतना समय जीके जीएस पे लगाइए और जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ उसको आप जरूर देखिए। एक्स्ट्रा फैक्ट से काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है। कल हमने प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया था, वहाँ से जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन आया, नौखाई उत्सव से संबंधित क्वेश्चन आया। तो ये दोस्तों जो आदमी क्वेश्चन छोड़ के अगर जो गलती होने की संभावना है वो क्वेश्चन अगर हमारे द्वारा बताए गए वीडियो से मिल जा रहा है तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी की बात है और आपके लिए तो अच्छा बात है ही। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देखिए मैथ मैं अपने तरीके से बनाता हूँ, अगर आपको लगे कि मेरा तरीका बेटर है तभी अपनाइएगा, नहीं तो आप जो जानते हैं वो सबसे अच्छा है। एक प्रश्न पूछा गया, 7,000 की धनराशि 2 वर्षों में 10% की वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए इसका सूत्र भी होता है 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए जो है डायरेक्ट सूत्र भी होता है चक्रवृद्धि ब्याज और जो है आपका साधारण ब्याज में कि डिफरेंस बराबर पी यानी मूलधन गुने आर स्क्वायर अब बटा 100 का स्क्वायर, ये सूत्र भी होता है। तो आप इसी पे रख दिए होंगे डायरेक्ट। अगर एग्जाम में इस प्रकार से अगर आप करना है तो इस पे भी रख सकते हैं डायरेक्ट। तो 7,000 गुने आर स्क्वायर तो 10 गुने 10 अब बटा 100 गुने 100, ठीक है, पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो 70 रुपये का डिफरेंस आएगा। मैं अगर होता तो मैं इसे कैसे बनाता हूं, क्योंकि जो है थोड़ा समझ डेवलप कर लीजिए तो सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है आपको ब्याज वाले चैप्टर के अंदर। कैसे, मान लीजिए कि जो साधारण ब्याज होता है, मैं बार बार बताते आया हूँ क्या होता है साधारण ब्याज, जो रेट गुने टाइम का प्रतिशत होता है, किसका, मूलधन का। तो 10 दुना के 20% साधारण ब्याज के हिसाब से हुआ होगा 2 साल में, है ना। और 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैंने क्या बताया है, रेट को किस फॉर्म में रखना है, 2r आर स्क्वायर के फॉर्म में। तो 10 दूनी के 20 आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। मैंने कहा कि इस स्लाइस के बाद मुझे 3 अंक कभी नहीं चाहिए, 3 अंक रहेगा तो पीछे शिफ्ट कर देंगे, 4 को रहेगा तो 2 को शिफ्ट कर देंगे। तो इसमें 3 गो अंक है तो 1 को शिफ्ट कर देंगे, तो 20 और 1 21.00 हो गया, मतलब 21% हो गया। अब देखिए 21% जो है एसआई के हिसाब से आ गया है। ये बनाना नहीं पड़ेगा, अगर आपको ये अंडरस्टैंड मतलब पहले से अंडरस्टूड है, आप समझते हैं इस चीज़ों को, तो आपको देखते ही टिक करना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे लिखना नहीं है। 20 और 21% में कितना प्रतिशत का डिफरेंस है, 1% का। 7,000 रुपये का 1% करेंगे तो 70 रुपया हो जाएगा, हमारा 70 रुपया आंसर हो गया। तो दोनों तरीके से मैंने बताया, जो आपको बेटर लगे रखिए अपने पास। एक प्रश्न यहाँ पे बार बार पूछा जा रहा है, भाई चेंज कर दिया जा रहा है, फिर किसी भी एक जो है आपको चाहे तो क्षेत्रफल में या फिर आयतन में पूछा जा रहा है। तो इसके मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि ये क्वेश्चन जब ट्रेंड पकड़ता है तो काफ़ी अच्छे से पकड़ लेता है। किसी गोले की त्रिज्या में 30% की कमी की गई तो गोला की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की बदलाव होगी। क्योंकि मैंने बताया था कि ये 2D 3D सब में काम करेगा, मेरा वाला जो यूनिवर्सल ट्रिक है। इसके लिए आपको जिस चीज़ में बदलाव पूछ रहा है उसका पहले सूत्र आना चाहिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भैया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा था कि कांस्टेंट टर्म को काट देना है, तो 4 को भी काट देना है, पाई को भी काट देना है, दोनों कांस्टेंट है ना। बच गया हमारा आर स्क्वायर। इसी आर स्क्वायर के साथ ऑपरेशन करेंगे तो 30% की कमी की जाती है, ठीक है। मैंने कहा नीचे हमेशा 100 मानना है, अगर बढ़ाएगा तो 100 में जोड़ के लिखना है, घटाना है तो 100 में घटा के लिखना है। तो 100 में से 30% की कमी करेंगे तो 70 बचेगा। आर स्क्वायर है, एक के बार होता तो इतना ही से काम चल जाता, 3 बार होता तो 3 बार लिखेंगे ये चीज़, लेकिन यहाँ 2 बार है तो हम 2 बार लिख लेंगे इसी चीज़ को, यानी स्क्वायर कर देंगे। 1 0 से 1 0 हमारा कट गया है, गुना कर लेते हैं 49 बटा 10 धन के 100। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि पहले 100 था अब 49 हो गया, तो परसेंटेज घटी निकाल लेंगे तो कितना घट गया, 51 घट गया। 51 गुने 100, अब पहले भी 100 था,
मतलब 51% की जो है आपका घटत हो जाएगा। अगर गोला के रेडियस में 30% की कमी कर देंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 51% कम हो जाएगा। आप कोई भी एक आंकड़ा मान के देख के बना लीजिएगा 30% घट के। एक बार 100 ले लीजिएगा, एक बार 70 ले लीजिएगा 30% घटा के, और तब देखिएगा कि 51% की घटी आ गई है पृष्ठीय क्षेत्रफल में। ये सिर्फ गोला, बेलन, आयतन, शंकु, घन, घनाभ, वृत्त, आयत सब में काम करेगा, यूनिवर्सल है, लेकिन कांस्टेंट टर्म को काटिए और सूत्र आना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न, किसी घनाभ की आयाम का अनुपात 3:5:1 है। घयाम का आयाम कहने से हमारा तात्पर्य है लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है आपका आयाम, इसी को कहते हैं, है ना, डाया। आयतन 1800 है तो घनाभ की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घनाभ का जो आयतन होता है ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, और इन तीनों का गुणज जो है आपका 1800 दे दिया है, तो 5 तिया के 15 उस पर 3 बार x हो जाएगा, यानी 3x गुने 5x गुने x होगा ना जी। अनुपात है तो अनुपात रियल वैल्यू तो होती नहीं, तो x बैठाना पड़ता है। तो 5 तिया के 15x³ का वैल्यू है आपका 1800। 15x³ का वैल्यू है आपका 1800। 15 से इसे काट डालते हैं तो 15 12 180 एगो 0, तो x³ का वैल्यू आ गया है आपका, है ना, 15 12 5 तियाई 15, 15x³ का वैल्यू 1800। 15 से काटेंगे तो 12 मरतबे कटेगा, है ना, बराबर 12 पर 0 120, x का वैल्यू 120 x³ का। तो इसको हम तोड़ देते हैं तो 120 कैसे कटेगा, 4 30 चौका 120, 4 गुने 2 गुने 15 कर सकते हैं। अब तो नहीं टूटेगा, है ना। तो 8 का जो है एगो 2 बाहर निकलेगा क्योंकि ये x³ है, तो x का वैल्यू 2, है ना, √15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2³ √15, इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। अब इसी के साथ आपको ऑपरेशन करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका 2 × LB + BH + LH। ठीक है, इसी में आपको रख देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ डाटा मिस्टेक है, क्योंकि ये कुछ जो रूट से बाहर निकलेगा तभी बच्चा जो है समय के अंदर इसे एग्जाम में बना पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाने का आपको तरीका बताया। x का वैल्यू निकल गया है, मतलब लंबाई निकला था 2√3 15 था, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, आई हो जाएगा 15। इस प्रकार से l b का वैल्यू आपका निकलेगा 5, तो 5 2 निकला था, 5 दूना के 10 और 3 15, इस प्रकार से हो जाएगा। ये 3 15 वाला जो है सब में कॉमन ले लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये वाला डाटा थोड़ा जो है मिसमैच लग रहा है यहाँ पे कुछ, तो इसे छोड़ के चलते हैं। बनाने का आप तरीका समझ गए, LBH निकल जाएगा, इस सूत्र में रखेंगे तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न है यहाँ पे कि 16 किसी संख्या को 16 से विभाजित करने पर 13 शेष बचता है, इसी संख्या को 7 से। देखिए विभाजन का नियम से आपको 2 फॉर्म में प्रश्न पूछा जा रहा है। विभाजन के नियम से जो है 2 तरीके से फॉर्म में पूछा जा रहा है, एक तो ये लैंग्वेज वाला फॉर्म में, और एक डायरेक्ट जो है आपको मान लीजिए कि 2 का पावर 32 + 5 किससे विभाजित होगा, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, जैसे 2 के पावर 32 है और मान लीजिए मुझे 3 से विभाजन पूछ रहा है, तो मैंने देखा कि 2 के पावर कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो मैं 2 के पावर 2 ले लूंगा प्लस 5 जोड़ दूंगा, 4 और 5 9, 9 को 3 से विभाजित करेंगे 0 आंसर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको निकाल लेना है, 99% जगह काम करेगा अगर आपके पास टाइम नहीं है बनाने को तो। ठीक है, जैसे सम संख्या, मैंने भी एक सम संख्या ले लिया, कितना जोड़ना है 5, मैं भी 5 जोड़ दिया, देखा कितना शेष बचेगा, है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जब टाइम नहीं हो तो, ऐसे हो तो आप प्रॉपर बनाएं। ठीक है, 16 से विभाजित करने पर 13 शेष बचता है, उस संख्या को 7 से। तो जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो जो शेष बचता है उसी में दोसरका बारी का जिससे बोलता है भाग दिया जाए, उसी में भाग दे देते हैं। तो 13 में 7 से भाग दे देंगे तो हमारा जो है एक मरतबे लगेगा 7 और 6 रिमाइंडर बचेगा, तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी संख्या में बोल दे कि उसी संख्या के वर्गों को 7 से भाग दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर बोल रहा है कि उसी संख्या को, अब यहाँ पे लिख दे कि इसी संख्या को वर्गों को, है ना, तो आपको फिर घबराना नहीं है। क्या करना है, 13 का स्क्वायर 169 को 7 से भाग देना है, तो 7 दूनी के 14, 2 पर 9 29, 7 चौका क्या 28, 1 बचेगा शेषफल। ठीक है, तो इस प्रकार से क्यों कहेगा तो 3 बार 13 को कर लेंगे, मतलब जो भी ऑपरेशन करना है शेष के साथ ही करना है। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे, लगातार 59 विषम संख्या का औसत क्या होगा। ये रीजनिंग में आ रहा है इस प्रकार का सवाल। ठीक है, रीजनिंग के अंदर पूछा जा रहा है। देखिए सम संख्या और विषम संख्या का औसत अगर आपसे कोई पूछता है लगातार वाली का, देखिए औसत सबसे पहले क्या होता है, टोटल बट्टा टोटल आंकड़ा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 5 के 10 नोट हैं, 5 के 10 नोट हैं और आपके पास जो है 10 के 2 नोट हैं,
ठीक है, तो इसका औसत कितना हो गया टोटल? तो 10 बच्चे 50 और 10 दूनी की 20 और आंकड़े कितने मतलब क्वांटिटी कितने हैं? 10 और 2 12, 12 से भाग दे देंगे, 70/12 जो है एवरेज हो गया। तो ये होती है औसत। तो अगर आपसे कोई सम संख्या और विषम संख्या का लगातार वाली का औसत पूछे तो सम संख्या का लगातार औसत क्या होता है? देखिए मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। जैसे पहला सम संख्या 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है। अब यहाँ पे तो आंकड़े कितने हैं? 3। जोड़ लीजिए, 6 4 10 2 12, 12/3 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 4। यानी सम संख्या का लगातार औसत क्या निकलता है? n+1। यानी जितनी आंकड़ा रहती है उससे एक ज्यादा। अब अगला करके देख लीजिए, 2 + 4 + 6 + 8 कर लीजिए। 8 6 14, 4 18, 2 20, 20/4 से भाग दे देंगे, कितना निकलेगा? 5। मतलब फिर से हमने 4 आंकड़ा लिया था, निकला 5। 3 आंकड़ा लिया था, निकला कितना? 4। इसका कहने का मतलब कि सम संख्या का लगातार औसत कितना होता है? n+1। अगर n सम संख्या है तो, ठीक है, अगर n सम संख्या है, मान लीजिए 5 गो है तो 6 निकलेगा, 6 गो है तो 7 निकलेगा, नहीं तो n है तो n+1 निकलेगा। ठीक है, सम संख्या का। विषम संख्या का इसमें झंझटे नहीं है, जितना आपका संख्या रहेगा उतना ही औसत होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर 59 होगा। ये भी करके देख लीजिए, 1 3 5, मैंने 3 विषम संख्या लिया है। 5 3 8 1 9, 9/3 मतलब 3। मैं अब 4 ले लूंगा, 1 + 3 + 5 + 7, 7 5 12, 3 15 1 16, 16/4 मतलब 4। यानी जितना सम संख्या लगातार है तो n+1 औसत आता है, विषम संख्या जितना ही है उतना ही औसत आता है। अगला एक प्रश्न है, किसी नल के खाली को 15 आवर में एक दूसरी नल जो है भरी टंकी को 60 घंटे में खाली करते हैं। किसी खाली टंकी को एगो 15 आवर में भरे के काम करता है प्लस, एगो जो है 60 घंटा में खाली करने का काम करता है। यदि दोनों नल एक साथ खोली जाए तो टंकी का 75% कितने समय में भरेगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि 3/4 कितने में भरेगा, 2/8 कितने, 2/5 कितने में भरेगा। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है, पूरा नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे रखा है। आंकड़े डिफरेंट हो सकते हैं, बार बार बता रहा हूँ सर, है ना। तो 15 और 60 का मैं एलसीएम ले लूंगा तो कितना हो जाएगा? 60। तो भराई का काम कितना हो रहा है? 4। और खाली करने का काम कितना हो रहा है? 1। तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा है? 3। पॉजिटिव काम कितना हो रहा है? 3। अपने को कितना परसेंट भरना है? 75%। मतलब हम इसको 3/4 से गुना कर दें, क्योंकि टोटल काम हमारा 60 है, हमको 75% काम करना है। तो 15 तिया के 45, हमको 45 काम करना है और 1 घंटे में कितना काम हो रहा है? 3। मतलब 75% भरने में 15 आवर का समय लगेगा, अगर दोनों नल साथ में खोल दोगे तो। ठीक है, दोनों नल अगर साथ में खोलोगे तो 75% 15 घंटे में भरेंगे। अगर पूरा भरना है तो 20 घंटे में भरेंगे, क्योंकि 60 काम को 3 से भाग देंगे तो 20 घंटे लगेंगे। अगला प्रश्न, रमेश किसी काम के 1/5 के, काफी ट्रेंड में है ये कि भाई 1/5 इतना में, 3/5 इतने दिन में करते हैं। उससे आपको टोटल दिन निकालना होता है, फिर आपको एलसीएम विधि लगा के इस सवाल को सॉल्व करना होता है। रमेश किसी काम को 1/5 12 दिन में, तो रमेश जो है 12 पंचे का 60, 60 दिन में पूरा काम करेगा। इसके बाद तथा गुड़िया 2/3 काम 8 दिन में। अब देखिए कैसे मैं निकालता हूँ, 2/3 बराबर मैं इधर 8 दिन लिख लेता हूँ, 8/1 लिख लेता हूँ। हमें यहाँ 1 करना है, इस साइड जो है एलएचएस साइड जो हमें 1 करना है। 2 चौका 8, 4 तिया के 12, 1 और 1 के गुना करो तो 1 हो गया, 1 बराबर 12। यानी 1 काम करेगा 12 दिन में। या आप एक एक नियम जो है होता है ना कि इतना दिन में इतना, तो इतना बराबर इतना, तो 1 में इतना तो 15 में कितना, उसी पे ये बनता है। लेकिन अब आप बच्चे नहीं हो कि उससे लिखोगे ना, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। तो 2/3 काम 8 दिन में, तो मैंने कहा कि भाई अभी अभी आपको मतलब समझ डेवलप नहीं हुआ, इतना पुराने मजे नहीं हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2/3 बराबर 8/1। मैंने कहा कि इस साइड मुझे 1 करना है। 1 कब होगा? 2 चौका 8 कर लिया। अब देखिए 1 हो गया, 4 तिया 12। ठीक है, अब मान लो कभी नहीं कटा तो 1 कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि 3/7 काम करता है आपका 5/2 दिन में। मतलब मान लीजिए कि 25/4 दिन में करता है। अब तो नहीं कटेगा, है ना। तो फिर भी मैं पूरा दिन कैसे निकाल लूंगा? 25 × 7 बट्टा 4 × 3। इस साइड 1 नहीं हो गया, तो हमें हमेशा लेफ्ट साइड 1 करना है। तो हमारा रमेश का निकला था 12 पच्चे के 60 और इसका निकलेगा 2/3 8, 4 तिया 12 दिन। गुड़िया का निकलेगा हमारा 12 दिन। 2/3 8 है ना, तो 2 चौका 8, 4 तिया के 12। अब बोल रहा है कि तो काम पूरा होने में कितने दिन लगे? साथ में काम करे भाई, 60 × 12, अब 12 60 72, 12 छके 72, है ना, 6 दहन के 60, 10 दिन में काम हो जाएगा। ये जो है ये किस फार्मूला में लगाया? जब आप दो आदमी का दिन पता हो कितने कितने दिन में करता है, तो दोनों को मिलके A × B/A + B कर सकते हो, या फिर एलसीएम विधि तो है ही। एक निकला था 60 दिन और एक निकला था आपका
12 दिन, तो एलसीएम हो गया 60। एगो का एफिशिएंसी 1, एगो की एफिशिएंसी 5, 5 1 6, 60 में 6 से भाग दे दिया, निकल गया 10। तो कहीं से भी चलिए 10 ही निकलेगा। अगला प्रश्न हमारा, रामलाल और उसके अपने पुत्र, रामलाल का उम्र उसके पुत्र के 3 गुने से 5 कम है। ये लेगा रामलाल है, ये उसका बेटा है, इसका 3 गुना से 5 कम है। ठीक है, एक समीकरण। दूसरा, वह अपने, ऐसे सवाल जो है आप ऑप्शन से चले तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे। वो बाद अपने पुत्र के 5 साल बाद बोल रहा है कि रामलाल का 5 साल बढ़ेगा तो अगला बेटवो को 5 साल बढ़ेगा, 5 साल बढ़ेगा, पुत्र की आयु का दोगुना हो जाएगा, मतलब एक जो है ट्वाइस हो जाएगा। अब इससे गुना आपको कर लेना है, निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए r-3p बराबर क्या हो जाएगा, r-3p बराबर -5 है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, r-2p, r-2p 10 में से 5 गया तो बराबर 5। ठीक है, माइनस प्लस माइनस कर दूंगा, r से r कट गया, प्लस 2p या -3p तो -p, अब -5 अब -5 तो -10 कट गया, तो p का वैल्यू आ गया है 10। तो किसका पूछ रहा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो 10 से वर्ष होगा, पुत्र का पूछ रहा है। अगर रामलाल का पूछता तो 10 या 30 में से 5 गया, 25 वर्ष है ना। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कि किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचने से तथा 8% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में क्या अंतर होगा। देखिए मैं मान लूँ कि 100 रुपया जो है हमारा सीपी है, 8% हानि पर बेचूंगा तो 92 रुपये में बेचूंगा, और 8% लाभ पे बेचूंगा तो 108 रुपये में बेचूंगा। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 8 8 16 रुपया, 16 RS। अब परसेंटेज लाभ इसमें पूछता है, इतना इजी में नहीं छोड़ता है, तो 16 गुने 100 और क्रय मूल्य अपना कितना है 100, तो 16% का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 16% का डिफरेंस आ जाएगा, है ना। 16% का आपका जो है, एक सेकेंड यहाँ गड़बड़ हो रहा है कुछ। 8% हानि पर बेचने से 8% लाभ पर बेचने विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। नहीं, इस हिसाब में परसेंटेज आपसे नहीं पूछेगा, है ना। अगर आपसे परसेंटेज पूछेगा तो फिर अंदर बाद में एक इन्फॉर्मेशन और ऐड करेगा क्रय मूल्य के आधार पे। ठीक है, ये चीज़ जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 बार अलग अलग विक्रय मूल्य निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपका दोनों में, एगो 92 रुपया में बिकेगा, एगो 108 रुपया में बिकेगा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 16 रुपया, 16 रुपया। ठीक है, डायरेक्ट रुपया पूछेगा। अगला प्रश्न है कि x माइनस वाई बराबर 18, x तथा y के वर्गों का अंतर 360 है तो बड़ी संख्या। अब देखिए x माइनस वाई बराबर 18, सिंप्लीफिकेशन जो है अब थोड़ा लेवल बढ़ रहा है सिंप्लीफिकेशन का, और x तथा y के वर्गों का अंतर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माने वर्गों का अंतर तो यही होता है ना, इसका वैल्यू दे रखा है 360। तो बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, मतलब x पूछा जा रहा है। हमें कैसे पता कि भाई x ही बड़ी संख्या होगा, इसलिए पता है कि x में से कुछ भी y का वैल्यू कुछ भी है घट रहा है तो 18 रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब x से छोटा है y, इसीलिए x बड़ा संख्या होगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बराबर 360। एक्स माइनस वाई वाला का 18 वैल्यू है तो 18 में 36 तो 20 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 20, और x माइनस वाई का वैल्यू है हमारा 18। बड़ा वाले का निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, जब भी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई के पीछे कोई भी गुणज ना हो और साइन भी अल्टर हो, है ना, एक दूसरे के उल्टा हो, एगो प्लस एगो माइनस में हो, तो आप बड़का का निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 18 और 20, 38 का आधा 19 हो जाएगा। और छोटका निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग, तो 20 में से 18 गए तो 2 और 2 का आधा हो गया 1, तो एगो 19 हो जाएगा, एगो 1 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 19 आ जाएगा, y का वैल्यू 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसे बनाना है, सॉल्व करना है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कि ABC जो है आपका ABC 12 दिन 15 दिन 30 दिन में काम करते हैं, तीनों 2 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो काम कब पूरा हुआ। देखिए क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंड में है कि काम बीच में छोड़ के चला जाता है, शेष काम करते हैं, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, तो अब देखिए एलसीएम विधि लगाएंगे, 15 12 और 30 का एलसीएम 30 दूनी की 60 हो जाएगी। ठीक है, इफिशियंसी सब का निकाल लीजिए। इफिशियंसी करने का मतलब एलसीएम में जो भी निकला उससे भाग देंगे, तो 12 से भाग देंगे 60 में तो 5, 15 से भाग देंगे तो 4, और 30 से भाग देंगे तो 2, ये सब का एफिशिएंसी निकल आया है। अब बोल रहा है कि तीनों 2 दिनों तक साथ में काम किया, तो 5 4 9 2 11 काम एक दिन में, तो 2 दिन में कितना काम हुआ रहेगा 22 काम, तो 22 काम घटा देंगे तो 10 में से 2 गया तो 8, अब 5 में से 2 गया तो 3, अब 38 काम शेष है। ठीक है, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, है ना, अब ए चला गया, बी और सी बचा हुआ है। ठीक है,
ए चला गया अब इतना होने के बाद, तथा काम समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। मान लीजिए कि काम आपका x दिनों में समाप्त हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि x दिनों में काम समाप्त हुआ है, तो b आपका कितने दिन तक रहा, x माइनस 3 दिन तक, है ना। और ये कितने इफिशियंसी के साथ, तो 4 इफिशियंसी के साथ, और प्लस ये तो पहले ही काम छोड़ के भाग चुका था, बी और सी था, और सी की इफिशियंसी कितना है 2, और सी जो है लास्ट तक डटा रहा, तो 2x हो गया, है ना। इफिशियंसी मतलब एक दिन रखा मैंने, अगर 2 एक दिन में काम करता है तो x दिन में, तो x से 2 को गुना हो जाएगा ना जी, यही चीज़ है। और काम कितना 38 कराना था, क्योंकि 22 करके तो मैं घटा दिया था, तो 38 काम करा दिए, है ना। इस प्रकार से अब देख लीजिए 4x प्लस 2x, 6x माइनस 12 इधर हो गया, तो प्लस 12 इधर हो जाएगा, 12 पॉजिटिव में इधर हो जाएगा 6x, तो 38 और 12 40 10 50, तो 50/6 दिन और लगेंगे, ठीक है। 50/6 दिन में जो है काम जो है शेष वाला काम हुआ, ठीक है, जो बाद बाकी का काम था, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले लगा था, 2 दिन तक साथ में किया था, तो 50/6 और 2 जोड़ देंगे तो काम छोड़, तो काम कब पूरा हुआ, तो 50/6 2 दिन पहले हुआ था, 50 और 12 कितना हो जाएगा जी, 50 और 12 हो जाएगा 62/6, यानी 31/3 दिन लगेगा टोटल। इस हिसाब के इन्फॉर्मेशन से ये काफ़ी ट्रेंड में है। देखिए मैं कुछ नहीं किया हूँ, क्या किया हूँ, तीनों का एलसीएम लिया हूँ, एफिशिएंसी निकाला हूँ, देखा हूँ साथ में कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन 11 दूनी की 22 काम मैं टोटल काम में से घटा दिया, 60 में से 22 गया 38। अब 38 काम के बाद भी एक इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन है कि काम समाप्त होने से पहले, शेष काम समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब भैया बी काम छोड़ दिया 3 दिन पहले, मैं जान लेता हूं कि 38 काम जो है x दिनों में हुआ होगा, तो अपनी अपनी इफिशियंसी के साथ लोग काम करेगा, ये पहले भी रफू चक्कर हो चुके हैं। अब बी और सी है तो, है ना, तो x माइनस 3 दिन तक बी करेगा 4 की इफिशियंसी से, और जो सी है वो लास्ट तक रहा होगा, तो 2x दिन तक रहा होगा, ये 4 इंटू x माइनस 3 दिन तक रहेगा। इसको हमने बैलेंस किया, बराबर 38 बैलेंस किया, 38 12 हो गया हमारा, इधर आके जो है आपका 40 10 50, 6x बराबर 50, तो x बराबर 50/6, लेकिन 2 दिन तो पहले भी काम हुआ था, तो 50/6 प्लस 2 कर देंगे, यानी 62/6, माने 31/3 जो है हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये था आज के मैथ वाली वीडियो जो आपके एग्जाम में आया था, जो है आपको पूछे गए थे, ये काफ़ी ट्रेंड में है, आपको अच्छे से समझ के जाना है अगर एग्जाम देने वाले हैं तो। और ये PDF मैथ का भी आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।